Good day, everyone. Welcome you all at this learning platform आशा edu पॉइंट। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग जानेंगे ग्रेड 9 एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर 11 जो कि है साउंड। सो इन दिस चैप्टर आई विल डिस्कस अबाउट ऑल important topic and subtopic along with the numericals which is related to your NCERT. So, everyone, please pay your attention without your wasting your time. Pay your attention here, listen carefully, and try to understand. Okay? So, starting with this chapter, it is most important role of sound in our daily life. अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन में बात करें कि साउंड का क्या रोल है, साउंड कहाँ से हम लोग ऐसे सुन पाते हैं, साउंड का क्या क्या सोर्स है, तो एज पर these pictures you can see different categories of the pictures that having the different activities, and these all are related to different sources of the sound. Okay, so as per your convenient, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अगर देखें तो आपके भी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे ऐसे सोर्सेस हैं जहां से साउंड आते हैं, आप सुन पाते हैं और कैटेगराइज भी कर पाते हो कि ये साउंड किसका है। तो एक डेली लाइफ में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एक्टिविटीज है जहां पे वो एक्टिविटी साउंड के बेस्ड पे ही ऐसे हमारा डन हो पाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं साउंड के बारे में थोड़ा कि साउंड है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय साउंड। सो नेक्स्ट, simply if I talk about the sound is a form of energy that help us hear. Okay, साउंड एक ऐसा एनर्जी जिसके कारण हम लोग क्या है सुन पाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म्स ऑफ वेव्स। ठीक है, साउंड जो ट्रेवल करता है वो कैसे ट्रेवल करता है, एक वेव के रूप में ऐसे ट्रेवल करता है। यू कैन सी दिस पिक्चर्स, ये जो वाइब्रेशन देख पा रहे टर्निंग फोक से ऐसे प्रोड्यूस हुआ और ये हमारे कानों तक वहां से वो साउंड पहुंच पा रहा है। तो ये जो साउंड ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंच रही है, कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, एक वेव फॉर्म ऐसे बनाते हैं, एक वेव के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए हमारे कानों तक आती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज टू साउंड एज वेल। और जो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये उसको भी फॉलो करता है। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सिंपली दिस लॉ सेज अबाउट द एनर्जी दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, जैसे मैंने बात करा, इफ यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर देन टर्निंग फॉर्क में क्या हुआ, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और ये एनर्जी हमारा क्या हुआ, यहाँ से जो बना ये खत्म नहीं हुआ, ये आके दूसरे मतलब हमारे कानों तक आया, फिर यहाँ से कहीं और ट्रेवल करके। मतलब सिंपल सा मैनर्स ये है कि जो भी साउंड एनर्जी है या एनर्जी की सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये ना बनता है ना खत्म होता है। हाँ, इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इसको क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, साउंड इज द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स। ये जो साउंड है एक ऐसा है, ऐसे हमारा सेंसेशन है जिसको हमारी कान क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट। अभी हम लोग जो बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे से सुन पा रहे हैं, दिस इज ड्यू टू दी साउंड एनर्जी। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट साउंड। अगर साउंड ना रहे तो हम लोग एक दूसरे से जो बात कर पा रहे हैं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो these are the basic concept about the sound. Okay, next हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग बात करेंगे साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सोर्स ऑफ साउंड। तो साउंड के बारे में माइंडसेट ये रखना है कि प्रोपगेशन ऑफ जब साउंड की बात आता है तो जहां भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, दैट वाइब्रेटिंग बॉडी बिकम्स अ सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, जहां भी वाइब्रेटिंग बॉडी होगा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्वियस है वहां पे साउंड का प्रोडक्शन होगा जिसको हम लोग सुन सकेंगे, हम लोग सुन पाएंगे। तो वही बात बोला गया है कि साउंड प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सोर्स ऑफ साउंड। तो जहां भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। अब वाइब्रेशंस के लिए क्या चाहिए,
वो जो वाइब्रेशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में, देन how that particular object vibrates, how can that particular object vibrate? तो सिंपली एनर्जी फॉर द वाइब्रेशन की बात करेंगे तो बात आता है टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, वहां पे एनर्जी चाहिए। तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है किसी दूसरे सोर्स से आता है और उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, विंड, our muscles, etc. It may be different categories of the sources of the external energies that strike on any bodies, any object, and it is responsible for production of vibration. Vibration is responsible for production of sound. So simply we can say, जहां पे वाइब्रेशन होगा वहां पे साउंड होगा। वाइब्रेशंस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर होंगे तो वहां पे कुछ उसके ऐसे इम्पैक्ट दिखेंगे, फिर उससे दूसरा इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा। तो साउंड के सेंस में वाइब्रेशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन वॉइस। हम लोग जो बोलते हैं ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट। हम लोग का जो वॉइस है इसे प्रोड्यूस होता है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर वोकल कॉर्ड। ओके, सो व्हेन दे, as you know, already you learn in earlier classes कि हमारे वोकल कॉर्ड में जो स्लिट्स रहते हैं वहां से जैसे ही वाइन जो विंड है वहां से पास होता है तो वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन से स्टार्ट होता है। और ये वाइब्रेशन से क्या होता है, हमारे जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, तो वोकल कॉर्ड कहाँ पे होते हैं, हमारे थ्रोट में होते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर, वोकल कॉर्ड, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। Next point is your drum or tabla, produced by the vibrations of the stretch membrane when struck। जब हम लोग तबला या ड्रम्स की बात करें उसमें जो मेम्ब्रेन्स होते हैं अगर उसके ऊपर स्ट्राइक करें तो वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और उस वाइब्रेशन से क्या होता है, प्रोड्यूस साउंड। सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स फॉर प्रोपगेशंस ऑफ दिस साउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। इन how can we produce, how can we make a production of sound? So we can see a different method for propagation of getting of the sound. You can see here first method you can see by vibrating a string। जहाँ पे स्ट्रेचेबल वायर हो तो वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल गिटार में जब इस स्ट्रेचेबल वायर को हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन से डिफरेंट साउंड सुनाई देते हैं। बाय वाइब्रेटिंग एयर जैसे कि फ्लूट में देखने को मिलता है, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स जैसे भी ड्रम में तबला में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, साइकिल के बेल जो घंटी है उसमें भी क्या होते हैं, उसके प्लेट्स पे जब स्ट्राइक किया जाता है तो वहाँ वाइब्रेशंस होते हैं जिसको हम लोग सुन पाते हैं। बाय फ्रिक्शंस इन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अगर एक दूसरे के ऊपर घसे खींच रहे हो तो उस कंडीशन में वहाँ फ्रिक्शंस होते हैं, उस फ्रिक्शन से भी क्या आता है, आवाज सुनने को मिलता है। by scratching or scrubbing the object। ओके, इस तरीके से भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर द बेसिक मेथड थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस साउंड। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मीडियम। व्हाई वी हैव टू नीड लर्न अबाउट द मीडियम, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग ऑफ साउंड। तो सिंपली वी कैन से दिस सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ मीडियम। ठीक है, वो सभी सब्सटेंस, वो सारे ऑब्जेक्ट जिसके हेल्प से साउंड ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियम। अ मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये जो मीडियम हो सकता है कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। ओके, अब बात करेंगे हाउ डज साउंड ट्रेवल। अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है मीडियम से तो कैसे करता है। सो एवरीवन लुक इट हियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट काउजेस द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट टू वाइब्रेट। अब जिस भी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेट करेगा, उस वाइब्रेशन से क्या होता है, उसके सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या करना है, उसमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। दिस पार्टिकल्स ट्रांसफर्स
वाइब्रेशंस टू नियर बाय पार्टिकल। अब वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल क्या करते हैं, अपने आसपास में जो पार्टिकल्स है उसको भी वाइब्रेशन में ले आता है। ठीक है, और ये कंटिन्यू चलते रहता है, ये वन पार्टिकल टू अनदर, अनदर पार्टिकल टू अनदर, और इस तरीके से वन टू अनदर होते चला जाता है। ओके, तो दी वाइब्रेशन कंटिन्यूअस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल अंटिल इट रीच टू अवर ईयर। ये तब तक वाइब्रेट करता है जब तक हमारे कानों तक ये पहुंचना चाहे। जिस भी आवाज को अगर हम किसी भी सोर्स से सुन रहे हैं, मतलब वो क्या करता है, पार्टिकल टू पार्टिकल वो वाइब्रेट करते हुए, ट्रांसफर करते हुए हमारे कानों तक आती है। तो दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड अ वेव। और यही जो डिस्टर्बेंस चलते रहता है वाइब्रेशंस का, दिस इज कॉल्ड वेव। अ वेव की जब मैं बात करूं, तब यहाँ पे एक छोटा सा एकदम स्टेटमेंट है, अ वेव इज डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम एंड कैरीज एनर्जी। तो वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जिसका काम क्या है, ये ट्रेवल करना है किसी भी मीडियम के हेल्प से, और ये अपने साथ क्या कैरी करता है, एनर्जी। ओके, तो साउंड देयरफॉर ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। आगे हम लोग और इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो दीज आर द बेसिक कि हाउ डज साउंड ट्रेवल। ओके, सो नेक्स्ट हम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके जो इंपॉर्टेंट होता है साउंड प्रोपागेशन के लिए। तो हम लोग अगर मैं बात करूं कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, देन these are the basic condition that follows for the propagation of sound. First होना क्या है, a vibrating body, second medium, a third one is receiver. One by one, let's everyone see here. If I talk about the vibrating body, so how can we define it? So everyone look at here. The rapid to and fro movement of about up to, everyone look at here, the rapid to and fro movement of an object. Okay, let me, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड छूटा हुआ है, an object. Everyone look at here, just wait. So everyone, if we have to define what do you mean by vibration or vibrating body, so how can we define it? Simply we can say the rapid to and fro movement of an object about a fixed position. Okay, about a fixed position is called vibration, which is responsible for producing sound. अगर किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के रिलेटेड अगर हम लोग वाइब्रेशंस को डिफाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, ये एक डिस्टर्बेंस है जो अपने ही पोजीशंस के आगे पीछे में ये जो कंटिन्यू होते रहता है, यही क्या होता है, वाइब्रेशंस। ओके, जस्ट लाइक यू कैन पेंडुलम, यू कैन से अबाउट द पेंडुलम, पेंडुलम जो ऐसे मूव करते रहता है अपने ही मीन पोजीशन पे आगे पीछे होते रहता है, तो वो भी क्या है, वन काइंड्स ऑफ द वाइब्रेशंस। ओके, और यही क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग साउंड। और यही जो हमारा हलचल होते रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपागेशन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपागेशन। अगर साउंड वन पॉइंट टू से अनदर पॉइंट ट्रेवल कर रहा है, तो इसके लिए मीडियम की जरूरत है। हाउ कैन बी से, सो एवरीवन लेट्स सी दिस एक्सपेरिमेंट विच इज मेंशन हियर। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन बी से साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव। सो एवरीवन लुक एट हियर, इफ वी ट्राई टू जस्टिफाई साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपागेशन, तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर्स। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक an electric well is suspended in airtight bell jar connected with the vacuum pump. You can see here, when bell jar is full of air, we hear the sound, but when air is pumped out from the bell jar by vacuum pump and we ring the bell, no sound is heard. Okay, तो बात हुआ कि अगर एक हम लोग ऐसे कंटेनर लिए, जार लिए, जब तक इसमें हवा भरा हुआ था तब तक हम इसमें जो रिंग होने वाला वाइब्रेशन थे, आवाज थे, हम लोग सुन पाते थे। लेकिन अगर इसके अंदर वाले जो हमारे एयर के जो मीडियम थे उसको पूरी तरह से वैक्यूम कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए, तो जब वहां पे बेल रिंग भी हो रहा होगा इनसाइड में,
तो हम लोग उसके आवाज को नहीं सुन पाएंगे। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल पाता है कि रियली साउंड नीड्स टू मीडियम फॉर प्रोपागेशन। ओके, विदाउट मीडियम वी कांट हियर दिस साउंड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं या रिसीवर। रिसीवर उसको बोलेंगे हु कैन हियर दिस साउंड। ओके, तो हम लोग बात करेंगे कि इज रियली साउंड इज अ वेव। इफ वी हैव टू से कि साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव, देन हाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझते हैं बच्चे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेव। तो वेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेव इज पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर। तो वेव क्या है, एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है जो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है एनर्जी को। ओके, अब मैं बात करूंगा कि हाउ वी कैन से साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव। तो उसके बारे में सिंपल सा स्टेटमेंट है, साउंड वेव इज अ फेनोमेनन और डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम one point to the another without any direct contact between the point. So sound is the considered as the wave. Okay, यहाँ पे जिस भी पॉइंट से जिस पॉइंट तक साउंड एनर्जी को जाना है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे दोनों के बीच में कांटेक्ट हो। ये बिना कांटेक्ट के अपने डिस्टरबेंस के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको वेव बोला जाता है। तो साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव, सिंपली वी कैन से। सो आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अब हम लोग बात करेंगे वेव्स के बारे में। तो वेव की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ द वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे, रिक्वायर्स अ मीडियम। जो मैकेनिकल वेव होगा उसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। ओके, सो आफ्टर दैट if we go through the subcategory of the mechanical wave, then you can see longitudinal wave and transverse wave. longitudinal wave में कौन सा आता है, इसके एग्जांपल है साउंड वेव, एंड ट्रांसफर वेव्स में क्या हो जाएंगे, वाटर वेव्स। सो these are the waves who required medium for the traveling of their energy, transferring of the energy. Okay, इसको क्या चाहिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। बट इफ वी गो थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, they do not require a medium. For example, light, microwaves, infrared, X-ray, ultraviolet, radio waves. तो हम लोग को मेन फोकस है साउंड वेव के लिए, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्वेश्चंस बनते हैं, साउंड वेव आर दी विच काइंड्स ऑफ वेव। तो सिंपली simply we can say it is a longitudinal wave or it is a part of mechanical wave. Okay, तब हम लोग समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है। तो सिंपली लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग बात करेंगे कि व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। ओके, हम लोग बात करेंगे कि जब पार्टिकल्स है पैरेलली अपने ही डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ऐसे चलता है। ओके, दैट means we can say by means of the successive compression and rarefaction you can see जिस डायरेक्शंस में यहाँ पे मोशन हो रहे हैं उसी डायरेक्शन के सीधा में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे वेव भी ऐसे डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। यहीं पे रेयरफैक्शन और कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, वो पैरेलली जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वे में ये आगे बढ़ेगा अपने ही मोशन के, अपने ही डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेगा। इसके बीच में कहीं गैप देखने को मिल रहा है तो कहीं पे डेंस देखने को मिल रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दो प्रॉपर्टीज है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखने को मिलता है। कंप्रेशन क्या है, रेयरफैक्शन क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। तो जो साउंड है कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, वन पार्ट वाइब्रेटिंग पार्टिकल अनदर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है, फिर उसके बाद वो दूसरे को, यहाँ पार्टिकल बाय पार्टिकल वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से होता है साउंड ट्रेवल के लिए। ओके, यू कैन सी। अब बात करते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। द रीजन वेयर द मीडियम इज कंप्रेस, जिस जगह पे बहुत ही डेंस वाला पोर्शन है, दैट इज यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। ओके, एंड द रीजन वेयर द मीडियम इज स्प्रेड आउट, जो फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। तो दिस ऑल आर रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द ट्रांसवर्स वेव। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव?
ये भी एक वाइब्रेशन है, लेकिन कैसे वाइब्रेट करता है वो चलो इसको भी समझते हैं। तो इट इज अ वेव that vibrates perpendicular to the direction of the wave और path of the propagation। ये जिस भी डायरेक्शंस में ये वैसे मतलब मूव करेगा, तो इसके पार्टिकल्स मूव तो करेंगे लेकिन परपेंडिकुलर वे में। यू कैन सी दिस डायग्राम, ये जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं अपने ही पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर वे में अप डाउन फ्लैक्चुएट करता है और आगे बढ़ता है। ओके, लेकिन यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है, इसकी भी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है जो यहाँ पे इसको ऐसे रिलेट करते हैं। यू कैन सी when such kinds of transverse wave produce here, then you can see different particular has a terminology, but we have to focus here crest and trough। तो crest क्या है, trough क्या है ट्रांसवर्स में, उसको समझेंगे। तो the highest surface part of a wave, जो हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव जो देख पा रहे हैं वी कैन सी अपवर्ड। ओके, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड लोवेस्ट पार्ट इन द ट्रॉफ। ठीक है, जो लोवेस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड टॉप, जो नीचे के साइड में है उसको बोलेंगे टॉप और ऊपर वाले को बोलेंगे क्रेस्ट। ओके, तो दिस ऑल आर रिलेटेड टू द ट्रांसवर्स वेव्स। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आगे समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव, अगर कहीं पे साउंड वेव है या सिंपल सी मैं बात करूं कि कहीं भी वेव प्रोपगेशन है तो उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलता है। तो एवरीवन लुक एट हियर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। ओके, अगर हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव में क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, वेवलेंथ देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। दीज आर द different characteristics of sound wave. When a wave travel in air, okay, when a wave travels in air, the density and pressure of air particle change from their mean position। तो बात आता है कि जब भी वेव ऐसे हवा में ट्रेवल करेगा तो उसका जो डेंसिटी है और उसका जो एयर प्रेशर है वो पार्टिकल, ठीक है, वो पार्टिकल टू पार्टिकल क्या होता है, चेंज करते रहता है अपनी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, ओके, अपने ही पोजीशंस पे क्या फ्लैक्चुएट होते हुए जाते हैं। तो कंप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रेस्ट, while rarefaction is represented by trough। तो ये तो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड। ओके, सो दीज आर द बेसिक। तो आपसे यहां से एक ही क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस साउंड वेव। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है फर्स्ट पॉइंट, wavelength, frequency, amplitude, time period and velocity। So let's learn one by one। चलो हम लोग इसको आगे वन बाय वन देखते हैं कि ये सब चीजें क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। सो आगे हम लोग देखते हैं वेवलेंथ। सो एवरीवन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं अगर मैं बात करूं किसी भी साउंड वेव में तो वो है वेवलेंथ। तो सिंपली वी कैन से इन साउंड वेव द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन and the adjacent rarefaction, okay, is called wavelength। जहां पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं उससे क्या निकल के आएगा साउंड वेव का, वो निकल के आएगा वेवलेंथ। ओके, तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल में। अगर मैं ट्रांसफर वेव के सेंस में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर्स ऑफ टू कंजुगेटिव कंप्रेशन और टू कंजुगेटिव रेयरफैक्शंस। ओके, तो उसके रिगार्डिंग में बात कर लो। तो ये जितने भी हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के रिगार्डिंग हमें बात करना है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस साउंड प्रोपागेशंस। तो बात होता है कि अगर मैं कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की भी बात करूं, वो भी कंबाइनिंग वेव में, तो उसके टोटल लेंथ जो हमको देखने को मिलेगा वो होगा वेवलेंथ। इसी तरीके से अगर हम लोग टू कंजुगेटिव कंप्रेशंस और टू कंजुगेटिव रेयरफैक्शंस को भी हम लोग काउंट करेंगे तो ये किसके अंडर में आएगा, वेवलेंथ। तो द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जितना ही मिनिमम डिस्टेंस है जहां से साउंड अपने आप को बार बार रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इतना दिमाग में नहीं रखना है, आप पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों में से किसी एक के साथ जाके वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं हाउ वी कैन डिनोट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। ओके, यू कैन सी हियर
दिस इज द सिंबल ऑफ लैम्बडा, उल्टा वाई भी बोलते हैं इसे। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ओके, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। अब हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड। यू कैन सी हियर एवरीवन, अगर हम एक यहाँ पर ट्रांसफर वेव में देखें तो क्रेस्ट वाला पोर्शन तो है, एक से दूसरे के बीच में, वहां से बीच का जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेवलेंथ को। इसी तरह से नीचे की ओर जाएंगे तो वहां भी वेवलेंथ देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव में जाए तो उसके कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस के बीच का गैप को भी हम लोग कंसीडर करें तो कंबाइनिंग वेव में दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें वेवलेंथ मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। तो सिंपली बोलेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वाइब्रेटिंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन। अपने ही स्टार्टिंग पॉइंट से जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एवरीवन लुक इट हियर, ये जो पॉइंट है यू कैन सी हियर, अगर ये पॉइंट हमारा O है, ओके, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ही यू कैन सी हियर दिस दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशंस मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू इट मीन पोजीशन एट अ सर्टेन डिस्टेंस। यहां से एक डिस्टेंस कैरी किया है, ओके, यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम्पलीट्यूड से, कैपिटल A। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुए हैं अपना ही मेन पोजीशन से, ये जो सेंटर पॉइंट है अपने ही सेंटर पॉइंट से जितना ऊपर नीचे जो होता है, ये डिस्टेंस कवरिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। ओके, तो सिंपली वी कैन से द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय एन वाइब्रेटिंग बॉडी with respect to its mean position is called amplitude. Okay, it is represented by capital A और SI यूनिट इसका भी क्या होता है? मीटर। ओके, अब मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की मैं अगर बात करूं तो द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। तो कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी बात करूंगा ऑब्जेक्ट अपने वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में या वन वाइब्रेशंस को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। SI यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा बनता है टाइम, टोटल टाइम टेकन, एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जितना समय लगता है और जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस होते हैं, इस दोनों के रेशियो से हमें क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड। ओके, अब मैं बात करता हूँ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशंस। तो सिंपली वी कैन से टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट मीन पोजीशन। ठीक है, अपने ही मीन पोजीशन पे जो आगे पीछे होते रहता है, दैट इज नोन एज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को जानना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जस्ट हमारा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये टाइम पीरियड का, तो उसी के बारे में समझेंगे। तो फ्रीक्वेंसी वी कैन से द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन। ओके, सो सिंपली वी कैन से द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन जिसको कंप्लीट करने में कितने 1 सेकेंड में जितना कंप्लीट होता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात होता है कि 1 सेकेंड में जितना भी वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। ये जो देख पा रहे हैं ये भी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ऐसे ये क्या है? वन साइड यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा कर्व किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं न्यू। ओके, तो अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। ओके, सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसको हर्ट्ज में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय HZ। H यहाँ पे क्या है? कैपिटल है, Z स्मॉल। सो दिस इज रिलेटेड टू most important formula here, frequency. Okay, and it is the one of the most important characteristics of this sound. आगे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी का जो जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसी को समझते हैं साउंड वेव के टर्म में। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एयर वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। 1 सेकेंड में कितना भी वेव ऐसे अपना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलोसिटी। और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, जो हम लोग अर्लियर ऑलरेडी हम लोग इसको इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो हमारे जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है किसी भी वेव को, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से। तो इसको हम लोग सिंपल वे में कैसे एकदम सिंबलाइज करेंगे, v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी। ओके, तो लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स ट्रेवल इन वन टाइम पीरियड। एक समय में जितना भी डिस्टेंस कवर होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा। तो ऐसे हम लोग जान पा रहे हैं इसको, और कैसे हम लोग ऐसे यहाँ पे इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम लोग लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। वाई, क्योंकि अभी अभी हम लोग ने देखा था कि 1/t होता है इज इट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग ने देखा था 1/t। तो 1/t को अगर रिप्लेस करके हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी लगा दे तो सिंपली हम लोग के पास मिलता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। दिस इज द वेव इक्वेशन, इसी को बोला जाता है वेव इक्वेशन। सो दीज आर द बेसिक रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेनरिच रोडॉफ के बारे में पढ़ना। तो हेनरी रोडॉफ हर्ज के बारे में बात कर लेते थोड़ा। तो हेनरी रोडॉफ जो हर्ज जो थे वो कब ऐसे मतलब बॉर्न हुए थे, 22 फरवरी 1857। सो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ की बात आता है तो 22 फरवरी 1857, कहाँ पे, हामबर्ग जर्मनी। एंड इनका जो पढ़ाई कंप्लीट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ द बर्लिन से। इन्होंने ही कंफर्म किया था मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था उसके एक्सपेरिमेंट को। इतना ही नहीं, इनको फाउंडर माना जाता है जो फ्यूचर्स के डेवलपमेंट हुए थे, रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये जितने भी है, ये सारे गैजेट्स, सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब फ्रीक्वेंसी बेस्ड पे काम करते हैं। तो इसका जो फाउंडेशन अगर जिसने स्टार्ट किया था, फाउंडेशन दिया था, ये कौन थे, HR हर्ज। ओके, ही आल्सो डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वाज लेटर एक्सप्लेन्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस्ड पे जो अपना है से मतलब उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मूला जो उन्होंने लेटर में ऐसे लेटर ऑन जो एक्सप्लेन किए थे, इसके लिए भी जो देखा जाए इसका मेन सोर्स कौन सा था, ये HR हर्ज ने ही ऐसे इसको ऐसे डेवलप करा था। ओके, सो यहीं से बात आता है SI यूनिट ऑफ द जो फ्रीक्वेंसी जो नेम्ड है हर्ज, ये इन्हीं के ऑनर में कंसीडर किया गया है। ओके, तो HR हर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रीक्वेंसी के बेस से साउंड के लिए, एज वेल एज डिफरेंट ऐसे देखा जाए साइंटिफिक जो हमारे इन्वेंशंस हुए थे, इसमें आइंस्टीन हो या मैक्सवेल्स हो, एज वेल एज द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इन्वेंटर्स हो, यहाँ पे HR हर्ज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि हम लोग जो हर्ज फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ज जो लिखते हैं, ये इनके ऑनर्स पे हम लोग लिखते हैं। ओके, HR हर्ज। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.05 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t। So simply we have to put the value and we can solve it. Finally we can get the answer. Next question, which is also taken by your book NCERT. A sound wave has the frequency of 2 kHz and wavelength 35 centimeter. So how long will it take a travel 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन पे, इसके बारे में बात करेंगे। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 2 kHz, जिसको हम लोग बोलेंगे 2000 हर्ट्ज, एज वेल वेवलेंथ भी दिया हुआ 35 सेंटीमीटर,
मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, अगर डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूं, d इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, डेट मीन्स की 1500 मीटर। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ द साउंड। तो स्पीड ऑफ द साउंड का हम लोग ने देखा था वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो दोनों को हम लोग अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो सिंपल सा हमारा स्पीड हो जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। टाइम की मैं बात करूं तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यू, फाइनली वी कैन गेट द आंसर। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव whose frequency 220 Hz and speed 440 मीटर पर सेकेंड इन गिवन मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन हियर 220 Hz, स्पीड भी हमारे पास है 440 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला जानते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू होता है हमारा क्या चीज, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट इट, देन वी कैन गेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, a person is listening to a tone of 5 Hz sitting at the distance of the 440 meter from the source of the sound. What is the time interval between the successive compressions from the source? तो बात आ रही है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, टाइम इंटरवल जो सक्सेसिव कंप्रेशंस का है वो टाइम पीरियड टी हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो टाइम इंटरवल को हम लोग को कैलकुलेट भी करना है। तो फॉर्मूला जानते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। तो हमने सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, देन वी कैन सी हियर। ओके, दिस वी कैन सिंपली वी कैन गेट द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल फॉर्मूला। तो अभी अभी हम लोग ने देखा फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द टाइम पीरियड के बीच में एंड वेवलेंथ के बीच में डिफरेंट ऐसे न्यूमेरिकल्स को, और इसके बेस्ड पे हम लोग इसी तरह का आप डिफरेंट क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। कुछ और भी करेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग को जानना है, जिसमें से लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या है, इंटेंसिटी क्या है, क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट द लाउडनेस, द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। एक सेकेंड में हमारे कानों तक कितना ज्यादा साउंड एनर्जी हमारे कानों तक पहुंचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाउडनेस। लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। हमारे कान तक कितना भी साउंड आ रहा है वो लाउडर है या सॉफ्ट है, ये कैसे डिपेंड करता है, उसके एम्पलीट्यूड पे। ओके, तो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ठीक है, तो बात आता है कि जो लाउडनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, अब बात करता है हाउ कैन बी मेजर द लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो हम लोग इसको मेजर करते हैं डेसिबल में। ठीक है, जो भी लाउडनेस हम लोग सुन पा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम लोग कैसे मेजर कर पाएंगे, उसके इंटेंसिटीज को अगर मैं बात करूं, उसके लाउडनेस को हम लोग डेसिबल में। कुछ रेंजेज है जो हम लोग को जानना चाहिए। अगर मैं कुछ लाउडनेस की बात करूं डेसिबल में 0 to 10 और 1 to 10, तो ये क्या होता है, हम लोग इसको कैसा फील कर सकते हैं, जस्ट ऑडिबल है। ये इस रेंज का जो साउंड होता है क्या होता है, जस्ट ऑडिबल है। अगर 10 to 30 की बात करूँ तो वेरी क्वाइट होता है। 30 to 50 की बात करूँ तो ये थोड़ा क्वाइट होता है। 50 to 70 मॉडरेटली लाउड, 70 to 90 वेरी लाउड, 90 to 120 अनकंफर्टेबल। और जहां 120 से ऊपर अगर डिसिबल गया, लाउडनेस के आती है, बहुत ही पेनफुल हो जाते हैं हम लोग के लिए। तो ऑडिबल साउंड्स का अगर मैं रेंज बता दूं तो सिंपल सा वे में देखा जाए इसके बारे में भी आगे बात होगी। इन जनरल वे में ये डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट रेंजेज है, जिसके हेल्प से वी कैन फील दी साउंड। साउंड के साथ साथ बात करेंगे लाउडनेस को हम लोग इस तरीके से फील करते हैं। अब मैं बात करता हूँ श्रिलनेस और पिच। तो ये पिच क्या होता है, तो पिच इज द सेंसेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड। किसी भी साउंड जो कहीं से भी प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना दूर तक पहुंच रहा है। ठीक है, जो भी साउंड किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है वो जितना दूर तक पहुंच रहा है, ठीक है, जिसको हमारा ब्रेन क्या कर पा रहा है, इंटरप्रीट कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं पिच। ओके, द पिच ऑफ द साउंड, इसी को बोलते हैं श्रिलनेस एंड फ्लैटनेस, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस। ठीक है,
वो किस तरीके से वो फ्रीक्वेंसी कवर हो रहा है, कितना वाइब्रेशंस उसके हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो आवाज बहुत ही तीखा है या बहुत ही एकदम सिंपल वे में एकदम आपके कानों तक पहुंच रही है। तो साउंड विद द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, बात आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साउंड विद द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इज थ्रिलर एंड हैज हायर पिच। जो साउंड को हम अपने कानों तक बहुत ही ज्यादा तीखा, हमारे कान तक बहुत ज्यादा लगता है कि गड़ रहा है, चुभ रहा है, मतलब कि उस साउंड में क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है। साउंड विद द लोअर फ्रीक्वेंसी इज लेस थ्रिल एंड ऑफ लोअर पिच। और जिस भी फ्रीक्वेंसी, जिस भी साउंड का फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगा, वो बहुत ही कम है से मतलब तीखा लगेगा, कम हमारे कानों में चुभेगा। ठीक है, तो वी कैन सी जिस तरह का यहाँ पे वाइब्रेशंस होगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग देख पाएंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट है से फ्लक्चुएशन से डिफरेंट डिफरेंट हमारा है से यहाँ पे फीलिंग है, हम उस साउंड को सेंस कर पाएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ सॉफ्टर साउंड, तो सॉफ्टर साउंड कब होगा, जब हमारा एम्पलीट्यूड की बात होती है वो लो होगा। तो लो एम्पलीट्यूड में कैसा होता है, साउंड बहुत सॉफ्ट हो जाता है। हाई एम्पलीट्यूड में क्या होता है, लाउडर साउंड होता है। उसी तरीके से जब लो फ्रीक्वेंसी होता है तो वो साउंड बहुत ही डल सुनाई देता है। जब हाई फ्रीक्वेंसी होता है तो बहुत ही श्रील सुनाई देता है, मतलब बहुत ही तीखा। तीखा बोलने का सेंस है टेस्ट के सेंस में नहीं, बहुत ही चुभने वाला। जो ज्यादा कानों को चुभता है मतलब उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो कम चुभे उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही ऐसे डल बोलेंगे। ओके, सो बात करेंगे अ श्रील साउंड हैज हायर पिच देन अ डल साउंड। ठीक है, तो बात होता है कि जो श्रील साउंड होता है उसके जो पिच होते हैं बहुत ही हाई होता है, किसके कंपेयर में, डल साउंड से। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अ वुमेन्स वॉइस नॉर्मली हैज हायर पिच डेट अ मेन्स वॉइस। अगर हम लोग वुमेन एंड मेन के वॉइस को कंपेयर करें तो दोनों में सबसे ज्यादा जो पिच होता है, जो हमारी बहुत ज्यादा चिल्लाने की जो मैं अगर क्षमता बोलूं, तो उस कंडीशंस में जो वॉइस हमारे कानों तो बहुत ही ज्यादा तीखा सुनाई देता है, वो किसका होता है, बहुत ही एकदम अगर बोल सकते हैं गड़ता है कानों में, तो वो किसका होता है, वुमेन्स का। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वुमेन्स वॉइस इज हायर देन मेंस वॉइस। और जो वुमेन्स के वॉइस का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मेंस वॉइस से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द पिच एंड श्रीलनेस। अब मैं बात करता हूँ क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, तो द टिम्बर ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय इट। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्यूजिकल साउंड। अब मैं बात करेंगे कि कोई भी सोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट से जो आवाज आता है, हम लोग उसके आवाज को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये आवाज उसका है। तो ये कैसे पता हो पाता है तो उसका जो क्वालिटी की बात करूं या टिम्बर की बात करूं, ये किस पे डिपेंड करता है, वो किस तरह के शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हुआ उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। अगर दो तरह का इंस्ट्रूमेंट हमारा प्ले हो रहा है, दोनों में सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, तो भी हम लोग उसके क्वालिटी के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ ये साउंड इसका है, ये साउंड इसका है। ठीक है, अब मैं साउंड ऑफ दी सेम फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोन बोलते हैं। अगर सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड जो होता है उसको बोलते हैं टोन, जबकि मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं नोट। ओके, जो मिसमैच हो जाए बहुत सारे फ्रीक्वेंसी तो उससे बनते हैं नोट। लेकिन एक बहुत ही एकदम प्रॉपर वे में अगर सिंगल अरेंजमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी है तो उसको बोलेंगे टोन। तो नॉइस इज अनप्लीजेंट टू हियर वाइल म्यूजिक इज प्लीजेंट टू हियर एंड इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। तो जो हम नॉइस और म्यूजिक को अगर कैटेगराइज करते हैं कि ये बहुत ही प्लीजेंट है हमारे कानों के लिए, बहुत ही पेनफुल है हमारे कानों के लिए, तो दिस इज ड्यू टू टोन। ओके, दिस इज ड्यू टू द दियर नॉट। जिसमें मिसमैच वाइब्रेशन, मिसमैच फ्रीक्वेंसी होंगे, वो हमारे कानों के लिए बहुत ही जिगजैग, बहुत ही पेनफुल और अनप्लीजेंट लगेंगे। लेकिन जिसमें जिसमें जिसका है से एकदम बहुत ही अरेंज वे में फ्रीक्वेंसी होगा, वो हमको बहुत प्लीजेंट और म्यूजिकल सुनाई देता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोन। और साउंड दैट इट प्रोड्यूस व्हेन सेवरल फ्रीक्वेंसीज आर मिक्स। और जब बहुत सारे फ्रीक्वेंसी एक साथ मिक्स होते हैं तो उसको बोलते हैं नोट। इज इट। अब मैं बात करूंगा म्यूजिक, एन आर्ट ऑफ साउंड दैट हैज एलिमेंट ऑफ रिदम
मेलोडी एंड हारमोनी एंड इज प्लेजेंट टू हियर। तो म्यूजिक क्या होता है? एक ऐसा साउंड होता है, उसमें क्या क्या रहता है, उसके एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ दी, बोल सकते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, उसमें मेलोडीज होते हैं, हारमोनीज होते हैं, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करके जहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस कराया जाता है, तो उस कैटेगरी वाले साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूजिक। ओके। सो यहाँ पे बात करेंगे क्वालिटी जो है किसी भी साउंड, जहां से किसी भी साउंड ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रोपागेटेड बॉडी जो है उसके बीच में डिस्टिंग्विश करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है, जैसे आप देख सकते हो, एक तरफ हमारा गिटार है, एक तरफ सितार है, दोनों पे अगर सेम तरीके का अरेंजमेंट भी है, लेकिन जिस तरह का साउंड प्रोपोगेशन यहाँ पे होंगे, सॉरी प्रोडक्शंस होंगे, तो हम इन दोनों का अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे लाउडनेस भी हो, फ्रीक्वेंसी भी हो, उस कंडीशन में हम लोग इजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये साउंड गिटार का है या सितार का। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू द क्वालिटी। अब हम लोग बात करेंगे साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी दिमाग में इतना ही रखना है, साउंड का जो पावर होता है, जितना एरिया को कवर करता है, उसी को बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी। तो साउंड इंटेंसिटी इज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया। एक पूरा एरिया, जो भी पावर ऑफ द साउंड है, जितना एरिया को कवर करता है, वही उसका होता है साउंड इंटेंसिटी। इज इट? अब हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ द साउंड इंटेंसिटी, तो ये होता है वाट पर स्क्वायर, क्योंकि पावर को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाट से। तो बात हुआ वाट पर स्क्वायर को हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? साउंड इंटेंसिटी। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिस्टेंस दैट साउंड वेव ट्रेवल्स इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जिस जितना दिया हुआ समय है उसमें वो किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है किसी मीडियम से, इस पे ये डिपेंड करता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि द स्पीड ऑफ साउंड इज द डिस्टेंस दैट साउंड वेव ट्रेवल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जनरली साउंड वेव ट्रेवल मोस्ट क्विकली थ्रू द सॉलिड, followed by the liquid, then by gases due to their molecular closure compositions. As per these pictures, आप देख सकोगे कि साउंड जो ट्रेवल कर रहा है सॉलिड में सबसे पहले, उसके बाद लिक्विड में और सबसे लास्ट में गैस में। क्यों? क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा गैप है उसी के अकॉर्डिंग साउंड वेव क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रेवल कर पा रहा है। सबसे क्लोजेस्ट सॉलिड में होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, तो इस कारण से क्या होता है, जल्दी ट्रेवल करता है, उससे थोड़ा सा कम स्पेस पे रहता है। लिक्विड तो थोड़ा सा उससे स्लो, और सबसे दूर दूर में रहता है गैस, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द देयर मॉलिक्यूल्स, sound can travel in different medium as per their particular molecular space. ओके, तो सबसे पहले किसमें सबसे ज्यादा स्पीड से अगर मैं बात करूं साउंड के ट्रेवल की, तो वो होता है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और सबसे लास्ट लिस्ट की बात करूं तो गैस। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन एनी मीडियम एज भी इंक्रीज द टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। अगर कोई भी मीडियम है, अगर वहां पे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो वहां पे साउंड भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मल बात करूं, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट 22 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय उसका कितना स्पीड होता है साउंड का? 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दीज आर बेसिक अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड। अब आप लोग आगे देखते हैं साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स। तो वही चीज है जो अभी हम लोग ने प्रीवियस में ऐसे डिस्कस करा। तो इसमें से सबसे ज्यादा बात करेंगे फास्टेड। यहाँ पे क्या देखना, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट इज ट्रेवल। किसी भी मटेरियल से अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है तो उसका नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। इट इज स्लोवेस्ट इन गैसेस, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेड इन सॉलिड। तो वही बात है जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा। आगे हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। एक चीज और कि जैसे जैसे एयर में ह्यूमिडिटी अगर वैसे ज्यादा इंक्रीज होगा, तो साउंड का स्पीड भी क्या हो जाएंगे, वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमको पता है कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी ऐसे इंक्रीज होगा, उसमें भी जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो इंक्रीज कर देता है। स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन,
अब एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्पीड ऑफ लाइट है इज फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन फर्स्ट फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द थंडर। तो बात आता है कि पहले लाइट जो है, ठीक है, हम लोग जब देखते हैं थंडर के टाइम में तो लाइट पहले हम लोग देख पाते हैं, लेकिन साउंड उसके बाद सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट का स्पीड है वो साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है। अगर एयर में बात करूं तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं सोनिक बूम। तो सोनिक बूम के बारे में बात होगी तो सिंपल सी बात है कि सम एयरक्राफ्ट, प्लेट्स, रॉकेट एक्सेट्रा हैव सुपरसोनिक स्पीड। अब इस बात करते हैं ये सुपर सोनिक स्पीड क्या होता है। तो सुपरसोनिक रिफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is greater than the speed of the sound and is produce extremely loud sound. Okay, extremely loud sound wave are called shock wave in air. ठीक है, एक ऐसा स्पीड ऑफ दी ऐसे बात करेंगे, एक ऐसा है से यहाँ पे बात होगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहां पे क्या होगा, स्पीड ऑफ द जो साउंड होगा उससे भी ज्यादा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, जब स्पीड ऑफ द साउंड से भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड है वो ज्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, लाउड साउंड वेव को यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइस काउज्ड बाय द शॉक वेव। तो शॉक वेव है इसी को बोला जाता है। जिस जगह पे स्पीड ऑफ द साउंड से भी कोई भी चीज ऐसे ज्यादा ट्रेवल करे तो उस कंडीशंस में हमारा क्या होता है, एयर में शॉक वेव ऐसे प्रोड्यूस होता है। जैसे कि कोई भी एक्सप्लोजन होता है तो उस एक्सप्लोजन के कारण क्या होता है, बहुत ही मैसिव नॉइस ऐसे वहां पे ऐसे सुनने को मिलता है। किस कारण से, शॉक वेव के कारण। तो इट इमिट्स ट्रेमडस साउंड एनर्जी विच कैन बी शटर द ग्लास पेन्स ऑफ द विंडो। और इस तरह का जो सबसे हाईएस्ट वे पे जो ये आवाज प्रोड्यूस होता है, ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ये वेव प्रोड्यूस होता है। इसके कारण क्या होता है, बहुत कभी कभी आपने नोटिस करा होगा कि उस ज्यादा स्पीड ऑफ की मैं बात करूं इन कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द साउंड, तो उस कंडीशंस पे क्या होता है, जो ग्लास होते खिड़की के जो ग्लास होते हैं, बहुत सारे पेन्स होते हैं, वो क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। तो दिस इज ड्यू टू द सोनिक बूम। ओके, इसको आप एक बार अच्छे से रीड करके एक बार समझने की कोशिश करना। आगे मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो जैसे हम लोग ने पढ़ रखा है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, तो उसी तरह की मैं बात करूंगा कि लाइक लाइट साउंड ऑल्सो बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन द हार्ड सरफेस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ सिंपल सा बात है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, तो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग ने पढ़ा था, सेम उस प्रॉपर्टीज को कौन फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो उसमें से हम लोग क्या पढ़े थे, उसी को थोड़ा सा वाइस वर्सा करके पढ़ते हैं। द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई एट द सेम प्लेन। ठीक है, जैसे वहां पे हमने लाइट वेव के बारे में बात किया था, इंसिडेंट लाइट वेव, तो सिमिलरली इंसिडेंट वेव की जरा यहाँ पे बात करेंगे। जब जो इंसिडेंट साउंड वेव होता है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होता है और जो नॉर्मल होता है, ये सब क्या होता है, एक ही पॉइंट पे ऐसे मिलेंगे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड। ओके, और जिस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थे, सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिलता है। सो एवरीवन यू कैन सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस डायग्राम में दिखाया गया कि एक तरफ स्टॉप वॉच रखा गया है, जहां पे उसकी आवाज को एक पाइप से सुनने की कोशिश किया गया आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो यहाँ से इंसिडेंट एंगल पे ये क्या हुआ, ये साउंड यहाँ से जाके स्ट्राइक किया एक हार्ड सरफेस से और फिर वो रिफ्लेक्ट करके आया है यहाँ पे रिसीवर के कानों तक। तो ये किसको है से वेरीफाई कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ जो हमारा है से बात आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के दोनों लो को। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं इको, जिसको हम लोग बोलते हैं गूंज। तो हम लोग चलो इको के बारे में बात करते हैं। तो दी रिपीटेशन ऑफ साउंड caused by the reflection of sound wave is called an echo। जब बार बार यहाँ बात आता है, जैसे हम लोग पढ़े थे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी तरीके से हम लोग साउंड में बात करेंगे
कि ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, जो हम अपना ही आवाज को रिपीटेड वे में सुन पाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? इको। We can hear echo when there is a time gap of 0.1 second in original sound and echo. ठीक है, हमने अगर अपना ही साउंड प्रोड्यूस किया है तो इतने 0.1 सेकेंड के बाद हम सेम फिर उस आवाज को अगर सुन पाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक रिफ्लेक्टेड साउंड बोलेंगे, जिसको हम लोग एजस इको सुन पाते हैं। इको इज प्रोड्यूस व्हेन साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हार्ड सरफेस। जब हम कोई भी साउंड प्रोपगेशन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से और वो किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करता है, तो हम लोग फिर से उसको स्ट्राइक होने के बाद हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो बात आता है कि जब भी बोले गए यहाँ पे इंसिडेंट साउंड जो है प्रोड्यूस होता है हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करता है, तब हम लोग रिफ्लेक्टेड साउंड सुनते हैं एज अ इको। तो रिफ्लेक्टेड साउंड ही जो है वही हमारा क्या है? इको है। तो टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू, हमने यही फॉर्मूला पे बात करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ कि स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर है हमारा 345 पर मीटर और 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर टाइम हमारा गैप हम लोग ने देखा है कि इको होने के लिए 0.1 सेकेंड का ऐसे एक्चुअल में गैप चाहिए, तो उस कंडीशन पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, ओके, तो सिंपली स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी दिया होता, कितना डिस्टेंस कवर करता हो जनरल वे में, तो वी कैन सी हियर डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं 3.344 इंटू 0.1, मतलब कितने डिस्टेंस पे ये हमको सुनाई देता है? 334.4 मीटर पे। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस, ये जो क्या है एक्चुअल में देखा जाए, जहां तक डिस्टेंस है और फिर जो रिफ्लेक्ट आया है, तो एक्चुअल में इस कंडीशंस पे मैं बात करूंगा एक बार में वहां तक जाने का, मतलब जहां से प्रोड्यूस हुआ साउंड और जिस जगह पे जाकर स्ट्राइक किया उसके बाद ना रिटर्न आया, तो ये दोनों को मिला के इतना डिस्टेंस हुआ। उस कंडीशंस में अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इतना मीटर पे क्या है बच्चा? उसका डिस्टेंस ऐसे है जहां पे वो स्ट्राइक किया। सो द मिनिमम डिस्टेंस दिस सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी 7.2 मीटर टू एबल टू हियर एन इको। अगर इको सुनना है तो इतने डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट से वो स्ट्राइक करेगा और वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसके बीच का डिस्टेंस इतना होना चाहिए, तब जाके हम लोग अच्छे से सुन पाएंगे। ओके, तो ये सब चीजें हमारे डेली लाइफ में हम लोग बहुत जगह पे इको देखने को मिलता है, तो दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इको क्या है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इको, तो इको इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखे थे ना लाइट में, तो सेम चीज यहाँ पे रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड में ये चीज होता है। तो वह मल्टीपल के सेंस में वहां पे बार बार रिफ्लेक्शंस हो रहा था, यहाँ पे एक सिंगल रिफ्लेक्शंस की बात आता है। हाँ, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी साउंड के बेसिस पे देखने को मिलता है क्या? हाँ, होता है। उसका भी एक नाम है रिवाइब्रेशंस। चलिए देखते हैं उसको। तो पहले इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बेस्ट पे भी कुछ एग्जांपल्स है, इको कैलकुलेट करने के लिए आता है बच्चा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, उसने अपने हाथों से क्लैपिंग किया एक चोटी के पास, और वो अपना इको को 2 सेकंड के बाद सुन पाता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लेप फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड v is taken as 346 मीटर पर सेकेंड। तो दिया क्या क्या? टाइम दिया है इको का इतना, स्पीड ऑफ साउंड भी पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं v इंटू टी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 692 मीटर एक्चुअल में वहां पर क्या हुआ? डिस्टेंस मिल गए। एक्सप्लेनेशन इसके बारे में इतना ही दिमाग में रखना, दिस साउंड ट्रेवल फ्रॉम पर्सन टू क्लिप एंड बैक टू द पर्सन, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस साउंड इज ट्वाइस द डिस्टेंस। एक बार जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस फिर आया, मतलब ये तो ट्वाइस हो गया। तो उस कंडीशंस पे हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उस कंडीशन पे डिस्टेंस जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? v इंटू टी बाई हाफ। हाफ क्यों किए? क्योंकि हमको एक्चुअल डिस्टेंस एक साइड का ही निकालना है, तो जितना टोटल उसका आधा कर देंगे। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस था 692, उसका हाफ कर देंगे तो 346 मीटर। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर है से फॉर्मूला, ओके, डिस्टेंस ऑफ दी जब बात करेंगे एक पर्टिकुलर इको बॉडी इको ऑब्जेक्ट, तो उसका फॉर्मूला होगा v इंटू टी बाई 2। तो इस कंडीशन पे इतना डिस्टेंस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एन इको इज हर्ड इन 33 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ भी इको का टाइम दिया हुआ, वेलोसिटी दे दिया गया है। अभी अभी हम लोग ने बात किया कि जब भी इको हम लोग सुनते हैं तो साउंड ट्रेवल्स टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस एंड बैक, ठीक है। तो बात आता है, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो 2d होगा, एक बार जाने का एक बार आने का तो 2d हो गया। वेयर d इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इंटू टी बाई टू। सेम चीज हम लोग फॉलो करेंगे और फाइनली हमारा ये कैलकुलेशन आ जाए। आई होप कि आप लोग बहुत ही इजिली इसको कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट सेम यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अ पर्सन है द हियरिंग रेंज जो है 20 Hz to 20 kHz है। What are the typical wavelength of the sound wave in air corresponding to these two frequency? Take the speed of the sound, सेम चीज है, स्पीड ऑफ द साउंड हमको दिया हुआ है। हियरिंग रेंज हमारा क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी कितना है 20 हर्ट्ज, हाईएस्ट इतना है, KHZ को ही बोलते हैं 20,000 हर्ट्ज, फिर यहाँ कर देंगे वेवलेंथ फॉर दी 20 हर्ट्ज। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लोग को पता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी बाय द फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट λ1 निकालेंगे तो इतना मिलेगा, λ2 फिर हाईएस्ट के लिए कितना हो जाएगा इतना। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, डिफरेंट डिस्टेंस की बात हो जाए, डिफरेंट कैटेगरीज में λ1 λ2, तो एक का वैल्यू हमारा आएगा 7.2 मीटर फॉर द 20 हर्ट्ज एंड 0.0172 मीटर या 1.72 सेंटीमीटर फॉर द 20 kHz। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड है। यू मस्ट हैव टू अवेयर अबाउट द ऑल फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दीज ऑल। और ये फॉर्मूला किसी से नहीं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी जो साउंड है सब वहीं से निकल के आता है। अब आगे बात करते हैं, सेम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन मिनट। अब बात हुआ है कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। तो कैलकुलेट करना है तो नंबर्स ऑफ सेकेंड 1 मिनट कितने होते हैं 60 सेकेंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो दिस नंबर ऑफ दिस सोर्स वाइब्रेट इतने टाइम्स, 60 क्या है 6000 टाइम्स इन 1 मिनट, ओके। तो बात आता है, अगर 100 हर्ट्ज का कोई फ्रीक्वेंसी है तो 60 सेकेंड में कितने टाइम्स वो ऐसे मतलब वाइब्रेट करेगा, वो हो जाएगा 6000, ओके। टॉप ऑफ द फ्रॉम बॉटम ऑफ द फॉर्म की बात होता है, तो इसके बारे में बात हो गया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं रिवाइब्रेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम लोग लाइट में पढ़े थे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट, तो सेम चीज होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। उस कंडीशंस में गूंज बोलते हैं, एक ही आवाज बार बार लगेगा कि चारों तरफ से सुनाई दे रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन की बात जब आता है तो क्या बोलेंगे, द परसिस्टेंट ऑफ द साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग्स एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। जब मल्टीपल वे में एक ही आवाज अपने आप में क्या होता है, रिफ्लेक्ट करते रहता है, तो उस कंडीशन में खास करके देखिए, आप देखे होंगे जो मूवी थिएटर्स हैं, ओके, बहुत सारे ऐसे वॉल्स है, सीलिंग्स है, जहां पे जो बड़े बड़े हॉल्स है वहां पे क्या होते हैं, आवाज बार बार गूंजता है। तो ये जो रिपीटेड रिफ्लेक्शंस जो होते हैं साउंड का, इसी को क्या बोला जाता है, रिवर्बरेशन। आपसे क्वेश्चन बने बोला जाएगा डिफाइन द टर्म रिवर्बरेशन, तो सिंपली बोलना कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द, बात करेंगे द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड, ओके, ड्यू टू which we can hear multiple echoes, ओके। जब हम लोग बहुत सारे इको सुन पाते हैं ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड, तो इसी को बोलते हैं रिवर्बरेशंस, ओके। इफ इट इज टू लॉन्ग द साउंड बिकम ब्लर्ड, डिस्टॉर्ट एंड कंफ्यूजिंग। अगर ये बहुत देर तक ये आवाज गूंजता रहा तो उस साउंड को हम लोग ना समझ पाएंगे, ना अच्छे से सुनाई पड़ेगा, और बहुत ही बकवास सा सुनाई देगा, हम लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या आवाज आ रहा है, ओके। तो बात करेंगे मेथड टू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन बिग हॉल और ऑडिटोरियम। जो बड़े बड़े हॉल्स हैं और ऑडिटोरियम है जहां पे ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे स्पीकर्स माइक लगे हुए रहते हैं, वहां पे उसके आवाज बहुत क्लियर सुनाई दे, इसके लिए क्या क्या किया जाता है बड़े बड़े हॉल्स में,
क्या किया जाता है, पैनल्स मेड ऑफ द फेल्ट और कंप्रेस फाइबर्स बोर्ड आर पुट ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग टू एब्जॉर्ब साउंड। मतलब कि जो वहां पे पैनल्स होते हैं वो किसका बनाया रहता है, वो फाइबर्स बोर्ड के होते हैं, और उसके जो वॉल्स होते हैं उसमें भी लगाए हुए रहते हैं ताकि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन होने से बचे। हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन द डोर्स एंड विंडो, और जो हैवी कर्टन्स होते हैं उसके डोर्स पे उसके विंडो पे क्या है लगा दिया जाता है। कारपेट आर पुट ऑन द फ्लोर, और कारपेट भी नीचे रख दिया जाता है ताकि ज्यादा रिफ्लेक्शंस ना हो। सीट्स आर मेड ऑफ द मटेरियल हैविंग दिस साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। मतलब कि बात करेंगे, ये जो सीट्स होते हैं उसके जो चेयर्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल से बनाए हुए रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का, कॉटन का। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मतलब यहाँ पर मेथड को फॉलो किया जाता है, ड्यू टू विच रिफ्लेक्शंस विल बी रिड्यूस। ठीक है, जिससे उसके साउंड का जो रिफ्लेक्शंस है उसको कम किया जाए और जो आवाज प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली हम अच्छे से सुन पाए। ठीक है, तो रिवाइब्रेशंस भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जस्ट एक एग्जांपल्स है जो कि हॉल्स में देखने को मिलता है इसका इंसिडेंट। जो बड़े बड़े थिएटर है, ऑडिटोरियम है, वहां पे ये बहुत ही अच्छे से देखा जा सकता है। अब मैं बात करूँ इको और रिवाइब्रेशंस में क्या डिफरेंस है। तो द रिपीटेशंस ऑफ साउंड caused by the reflection of sound wave is called echo. The persistence of sound in big hole due to the repeated or multiple reflections of the sound. Okay, ये कंटिन्यूअस रिपीटेशन है जबकि ये पर्टिकुलर रिपीटेशन है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस देखने को मिला। इको इज प्रोड्यूस इन बिग इम्पिटी हॉल, हियर इज नो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं होते, इम्पिटी हॉल में होते हैं। जबकि रिवर्बरेशन जो होते हैं ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है। अ साउंड बिकम ब्लर, डिस्टोर्ड एंड कंफ्यूजिंग ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड। यहाँ पे बार बार एक ही साउंड को आपस में मिलने के कारण क्या होता है, ये साउंड बहुत ही ब्लर हो जाता है, डिस्टोर्ड हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। जबकि इको में नहीं होता है, सीधा गया, टकरा के आया, आपके काने तक पहुंचा, आप समझ गए कि क्या आवाज आया। लेकिन रिवर्बरेशंस जब होंगे, आवाज तो आपके कानों तक आ रहा है लेकिन दुनिया भर का आवाज सुनाई देगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इज इट? सो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इको एंड रिवर्बरेशंस। अब मैं बात करता हूँ यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। इसका क्या यूज है बच्चे? चोंगा देखो जो अलाउंस करते हैं लोग, लाउड स्पीकर, ये सब की भी बात करेंगे। तो जो मेगाफोन है, लाउड स्पीकर है, बल्ब हॉर्न्स है, ओके, ट्रम्पेट्स है, सहनाई है, ये सब जो आवाज हम लोग सुनते हैं, दिस इज ड्यू टू दी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। ओके, all these instruments have the funnel tube which reflect the sound waves repeatedly towards the audience. In this way, amplitude of the sound wave add off and increases the loudness of the sound. ये क्या होता है कि आपस में ही जब ये स्ट्राइक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके एम्पलीट्यूड भी क्या होते हैं, एड ऑफ हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। और अभी अभी हमने बताया था कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका लाउडनेस भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का एक अपना अलग रोल भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो यू कैन सी हियर दीज आर द बेस्ट एग्जांपल। ओके, तो मैं बात करूंगा स्टेथोस्कोप में भी इसका यूज है बच्चे। इट इज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द लिसनिंग द साउंड्स प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, मेनली इन हार्ट एंड लंग्स। द साउंड ऑफ द हार्टबीट रीचेज टू द डॉक्टर ईयर्स बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अगर हार्ट के पास अगर लगा हुआ चेस्ट पीस, ओके, और ईयर पीस तक उसका आवाज आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है, ड्यू टू दी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। इसी तरीके से मेगाफोन में जो आवाज जो एकदम लोग अलाउंस करते हैं, तो ये भी किसके कारण हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू रिवर्बरेशंस एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा बेसिक, ये थोड़ा सा ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। तो इंफ्रासोनिक जो डिफरेंट कैटेगरीज में बात करें तो उसमें आता है इंफ्रासोनिक। तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बिलो दी 20 हर्ट्ज। ऑडिबल साउंड का रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू दी 20,000 हर्ट्ज। ओके, द ह्यूमन बीइंग कैन हियर द साउंड रेंज बिटवीन दी 20 हर्ट्ज टू दी 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक क्या बोलेंगे, जिसको सुपर सोनिक की जब बात आया था, तो सुपर सोनिक की बात करूं
सुपर बूम की बात करूं तो वहां पे आता है साउंड फ्रीक्वेंसी अबव दी 20 हर्ट्ज। ओके, तो दीज आर द बेसिक रेंजेस ऑफ द डिफरेंट ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। यू कैन सी दिस डायग्राम। बिलो 20 हर्ट्ज जो एलिफेंट है वो अच्छे से सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक में ह्यूमन बींग्स। ओवर दी 20,000 हर्ट्ज में कौन है? बेड्स है, डॉग्स है। आगे मैं बात करता हूँ, सम एनिमल्स कैन हियर द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन द 20 हर्ट्ज। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। Okay, dogs have this ability. The police use high frequency whistles which dogs can hear but humans cannot. Okay, तो डॉग्स के पास इतना टेंडेंसी होता है कि above 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को वो डिटेक्ट कर सकता है। ओके, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो है familiar to us for the investigating and tracking the many medical problems. Okay, work at the frequency higher than the 20 hertz. जो अल्ट्रासाउंड होता है वहां भी जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो कितने के होते हैं? अबव 20 हर्ट्ज। ओके, तो दीज आर द बेसिक रिगार्डिंग द ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। आगे हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ द हियरिंग। तो ऑलरेडी आई डिस्कस रेंज ऑफ द हियरिंग ऑफ ह्यूमन इज 20 हर्ट्ज टू द 20,000 हर्ट्ज। चिल्ड्रंस यंगर देन द 5 years and dogs can hear up to 25 किलो हर्ट्ज। ओके, अब मैं बात करता हूँ द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन द 20 हर्ट्ज नॉन एज द इंफ्रासोनिक। ऑलरेडी आई डिस्कस। So these are the basic regarding the different ranges of the hearing of sound. I hope these all topics are the really has you will be able to, yeah, I hope these all become understandable to you all. आप लोग ने अच्छे से समझा, और जो भी इसमें जो कंटेंट है आप लोग चाहो तो प्रॉपर नोट्स कर सकते हो। ये जितने भी टॉपिक है ऑल आर इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग योर examination, regarding your concept, as well as the whatever the questions I discuss here, all are related to your NCERT. So please go through a proper notes as well as take a revision. If there is any particular confusion, you can put your confusion in comment box. Okay, that's all. Okay, थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद आगे बात करता हूँ। जैसे एक बात हो रहा है कि कुछ स्टोन्स है जो ड्रॉप हो रहा है कोई टॉप टू टावर, ठीक है, जिसका हाइट है इतना 500 मीटर हाई इनटू द पॉन्ड ऑफ द वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। व्हेन इज द स्प्लैश हियर एट द टॉप। बात हुआ कि एक स्टोन को इतना हाइट से गिराया गया पानी में, तो जो छपाक हुआ उसके कानों तक कितना देर में सुनाई देगा? तो दिया हुआ बच्चा जी का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि द टोटल टाइम टेकन टू हियर दिस एक्सप्रेशन द सम ऑफ द क्या होगा? टाइम टेकन बाय द स्टोन टू फॉल इनटू द वाटर, अब टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल बैक टू द टॉप ऑफ द टावर। तो स्टेप 1 में देखेंगे कि टाइम टेकन बाय स्टोन टू फॉल, तो उसके बारे में बात करते हैं। हाइट है इतना, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसी को हम लोग यहाँ लगाएंगे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। 500 0 1/2 10 और टी स्क्वायर। तो टाइम निकालना था ना, तो इस बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में हमारा 10 सेकेंड, मतलब कि जो टाइम लगेगा स्टोन को नीचे गिरने में कितना लगेगा? 10 सेकेंड। अब टाइम टेकन टू साउंड रीच टू द टॉप, तो टाइम का हम लोग ने फॉर्मूला क्या देखा है? डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड। अब 500 को उसके स्पीड से डिवाइड करेंगे तो 1.47 सेकेंड, इसी को 1.5 भी बोल सकते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगा पूरा एक्टिविटीज में? दोनों को सम कर देंगे, एक्चुअल हमारा क्या हो जाएगा? टोटल टाइम मिल जाएगा। ओके, सो these all are the basic of this chapter. I hope you enjoyed it. Let's learn and keep it learning. Revise your chapter very carefully. Stay connected. That's all. Thank you.